नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय। मेरे यानी अंकुर पांडे के साथ करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। श्रीलंका संसद में पढ़ा गया गोटबाया का इस्तीफा। 19 जुलाई को होगा राष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन। अमरनाथ यात्रा में अब तक 49 लोगों की मौत। पिछले 3 दिनों में 6 तीर्थयात्रियों और एक टट्टू चालक की गंवाई जान। अशोक गहलोत बोले, कन्हैया हत्याकांड में बीजेपी नेता ने थाने में किया फोन, एजेंसी करे जांच। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब से आए शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। गैरकानूनी ढंग से हटाने का दिखाया गुस्सा। सीएम नीतीश पर हमलावर हुई पुष्पम प्रिया, बोली सरकार के 20 महीने पूरे, बाकी भी जल्दी गुजर जाएगा। और अब खबरों पर बात विस्तार से। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपने इस्तीफे में अपना साफ साफ बचाव किया है। राजपक्षे ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी क्षमता से अपनी मातृभूमि की सेवा की और भविष्य में भी करते रहेंगे। शनिवार को संसद के विशेष सत्र के दौरान उनका ये इस्तीफा पढ़ा गया और राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका की संसद ने राष्ट्रपति पद की घोषणा के लिए एक बैठक की है। 19 जुलाई को राष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन होगा। बता दें कि देश के में आर्थिक संकट से उपजे विद्रोह के बाद गोटबाया बुधवार को देश से भाग गए थे। राष्ट्रपति गोटबाया इस्तीफे के बाद श्रीलंका की संसद ने राष्ट्रपति पद की घोषणा के लिए एक खास संक्षिप्त सत्र चला। संसद का यह सत्र केवल 13 मिनट का ही रहा और इसी दौरान सिंगापुर से राजपक्षे का भेजे गए इस्तीफे पत्र को पढ़ा गया। इस इस्तीफे में भी राजपक्षे अपना बचाव करते नजर आए। उन्होंने आर्थिक संकट के लिए खुद को जवाबदेह ठहराने की जगह ठीकरा कोविड महामारी के सिर फोड़ा है। संसद सत्र में पढ़े गए इस्तीफे में 73 साल के गोटबाया राजपक्षे ने कोविड महामारी में किए गए लॉकडाउन को श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये कहा कि अपना कहते हुए बचाव भी किया कि उनके राष्ट्रपति बनने के 3 महीने के भीतर ही पूरी दुनिया कोविड महामारी की चपेट में आ गई। उन्होंने कहा, मैंने उस समय पहले से ही खराब आर्थिक माहौल से विवश होने के बावजूद लोगों को महामारी से बचाने के लिए कार्रवाई की। राजपक्षे ने कहा कि 2020 और 21 के दौरान मुझे लॉकडाउन का आदेश देने के लिए मजबूर किया गया और विदेशी मुद्रा की स्थिति बिगड़ गई। मेरे विचार में मैंने स्थिति से निपटने के लिए एक सर्वदलीय या राष्ट्रीय सरकार का सुझाव देकर सबसे अच्छा कदम उठाया। मैंने अपनी क्षमता के अनुसार अपनी मातृभूमि की सेवा की और भविष्य में भी करता रहूंगा। जैसा कि अपने 9 जुलाई को पार्टी नेताओं की इच्छा के बारे में बताया था, मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। मैं 14 जुलाई से इस्तीफा देता हूं। और अमरनाथ यात्रा के दौरान पिछले 36 घंटों में 6 तीर्थयात्रियों और एक टट्टू चालक की मौत हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक कुल 49 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 36 घंटे में पवित्र गुफा के रास्ते में अलग अलग स्थानों पर 6 तीर्थयात्रियों की प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई, जबकि यात्रा के दौरान एक श्रद्धालु को गिरने से बचाने की कोशिश में एक लोकल टट्टू चालक की भी मौत हो गई। बीते 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के दौरान अलग अलग दुर्घटनाओं या दिल का दौरा पड़ने से अब तक कुल 49 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 15 वो यात्री शामिल है जिन्होंने पवित्र गुफा के नजदीक 8 जुलाई को आई बाढ़ में भी अपनी जान गंवा दी थी। मृतकों में कुल 47 यात्री और 2 लोकल टट्टू चालक भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को पहलगाम में एक घोड़े से गहरी खाई में गिरने के कारण एक टट्टू चालक की मौत हो गई थी, जबकि उसी दिन शाम को पवित्र गुफा के पास एक दूसरे टट्टू चालक की मौत हो गई। वहीं बीते 8 जुलाई को गुफा मंदिर के पास अचानक आई बाढ़ में 15 यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जबकि लगभग 89 लोग घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 1,80,000 लोग पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि ये एनआईए की जांच का विषय है कि किस हद तक इसमें भाजपा से कनेक्शन है। उन्होंने कहा, हत्या के बाद बीजेपी नेता ने थाने में फोन किया था। अशोक गहलोत ने कहा कि हत्याकांड के मुख्य आरोपी के साथ बीजेपी नेताओं के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सीएम अशोक गहलोत बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया के साथ हत्याकांड के आरोपियों की फोटो के सोशल मीडिया वायरल होने पर उन पर तंज कसा है। उन्होंने हत्याकांड के आरोपियों और बीजेपी नेताओं के रिश्ते उनकी तस्वीरों के सामने आ चुके हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि जांच एजेंसी को इसकी जांच करनी चाहिए। जहां तक इस मामले की जांच का सवाल है, राज्य सरकार जो कुछ कर सकती
शक्ति है हमने किया। राजस्थान सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए तुरंत एसआईटी का गठन किया और जांच में एनआईए का पूरा सहयोग दिया। सीएम गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए उनकी तमाम नीतियों की आलोचना की और सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार ने संसद के सेंट्रल हॉल में रात 12 बजे ऐसे हंगामा किया जैसे कि देश को उसी समय आजादी मिली हो। मोदी सरकार रात 12 बजे जीएसटी कर लागू करने का ऐलान करती है, साथ ही इस बात का दावा करती है कि जीएसटी के लागू होने के बाद पूरे आर्थिक जगत में क्रांति आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी योजना को यूपीए सरकार लेकर आई थी, लेकिन यूपीए सरकार ने जीएसटी के तहत सिंगल टैक्स की बात कही थी। मोदी सरकार ने इसमें 5 स्लैब बना दिए। सीएम ने कहा कि इस प्रकार से जीएसटी की शुरुआत ही गलत तरीके से की गई। अशोक गहलोत केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी गलत नीतियों के कारण फंसती जा रही है, इनके कारण पूरे देश के लोग तकलीफ में आ गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार की जो भी योजनाएं रही, वो जायज नोटबंदी, 3 कृषि कानून, जीएसटी और अब अग्निपथ योजना, इन सभी के कारण देश के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब से आए शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इन शिक्षकों का कहना है कि उनके गैरकानूनी तरीके से नौकरी से उनको हटाया गया है। राज्य के ईटीटी अध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा कि कम से कम गलती तो बता दी जाए और किस कानून के तहत नौकरी से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम मिल नहीं रहे हैं और तो हम यहां आना पड़ा है और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि 6 साल पहले 6000 टीचर्स को जबरन रिजाइन करवाया गया। जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है, इसमें इनके ऑफिसर्स की गलती है, उसे छिपाने के लिए ये किया जा रहा है। हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, पहले कांग्रेस ने धोखा किया, अब ये कर रहे हैं। पंजाब के सीएम मिल नहीं रहे हैं और इससे और समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि हम साल 2016 में भर्ती हुए थे, अब सैलरी आधी कर दी, तो ज्वाइनिंग लेटर 2016 में मिले थे वो कैंसिल कर दिए और अब नए ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए हैं। प्रदर्शन में शामिल हुई एक महिला बेहोश होकर गिर गई। दिल्ली पुलिस प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों से लगातार कह रही थी कि यहाँ धारा 144 लागू है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। जब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को हटाने की कोशिश की, तब कई शिक्षक एक दूसरे को पकड़कर जमीन पर लेट गए। इन लोगों का कहना है कि जब तक हम इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं जाएंगे और यहीं डटे रहेंगे, नहीं जाएंगे। और इन प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीआईएसएफ की महिला टुकड़ी ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हटाया। इन सबके बीच इसमें शामिल हुई एक महिला बेहोश होकर गिर गई। काफी जद्दोजहद के बाद दिल्ली पुलिस ने इन सभी शिक्षकों को 2 बसों में बैठाकर वापस भेज दिया। बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी और द प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शनिवार को ट्वीट कर हमला किया है। पुष्पम प्रिया ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की नई सरकार के 20 महीने पूरे हुए, 40 बचे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपने ट्वीट में लिखा, नीतीश कुमार की नई सरकार के 20 महीने पूरे हुए, 40 बचे, 1/3 समय कट गया, बाकी भी आज कल करते गुजर जाएगा। बिहार की समस्याएं यथावत हैं क्योंकि उन्हें सुलझाने की इन सरकारों में काबिलियत नहीं है। जनता के धैर्य की भी ये परीक्षा है। समय आपका भी बीत रहा है, आपके बच्चों का भी। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद पुष्पम प्रिया ने उपचुनाव में भी किस्मत आजमाई थी। उपचुनाव में उनकी प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था। बिहार के कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। सियाराम का द प्लूरल्स पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनको चुनाव में सफलता नहीं मिली थी। और इसी के साथ हम यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। श्रीलंका संसद में पढ़ा गया गोटबाया का इस्तीफा, 19 जुलाई को होगा राष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन। अमरनाथ यात्रा में अब तक 49 लोगों की मौत, पिछले 3 दिनों में 6 तीर्थयात्रियों और एक टट्टू चालक की गंवाई जान। अशोक गहलोत बोले, कन्हैया हत्याकांड में बीजेपी नेता ने थाने में किया फोन, एजेंसी करे जांच। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब से आए शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, गैरकानूनी ढंग से हटाने का दिखाया गुस्सा। सीएम नीतीश पर हमलावर हुई पुष्पम प्रिया, बोली सरकार के 20 महीने पूरे, बाकी भी जल्दी गुजर जाएगा। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। I'm insensitive.
भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंट्स के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने देश में अलग एयर डिफेंस कमांड बनाने का विरोध किया है। वायुसेना प्रमुख के मुताबिक एयर डिफेंस को काउंटर एयर ऑपरेशन एयर स्ट्राइक से अलग करना देश के लिए घातक साबित हो सकता है। शुक्रवार को एक सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज सेमिनार में बोलते हुए एयर चीफ मार्शल चौधरी ने साफ तौर से कहा कि एयर डिफेंस को काउंटर एयर ऑपरेशन से अलग करना काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, यानी ये देश के लिए घातक साबित हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेमिनार का थीम था एयर एंड मिसाइल डिफेंस। इस सेमिनार के दौरान वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने कहा कि एयर डिफेंस और काउंटर एयर ऑपरेशन दोनों की सफलता और असफलता एक दूसरे पर निर्भर करती है। दरअसल तत्कालीन सीडीएस जनरल विपिन रावत थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकरण के लिए देश में अलग अलग थिएटर कमांड बनाने के पक्ष में थे, जिसमें एक अलग एयर डिफेंस कमांड थी और एक नौसेना के नेतृत्व वाली मेरीटाइम थिएटर कमांड थी। थल सेना की 2 से 3 कमांड थी। वायुसेना ने जनरल विपिन रावत के समय में भी अलग थिएटर कमांड का भी विरोध किया था। सीडीएस विपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद से देश में थिएटर कमांड बनाने का काम सुस्त पड़ गया। जनरल विपिन रावत की मौत के बाद सरकार ने नए सीडीएस की नियुक्ति भी नहीं की है। हालांकि कुछ हफ्ते पहले सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा बदलाव करते हुए अब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी को इस पद के योग्य मान लिया है। शुक्रवार को अपने संबोधन में वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी ने कहा कि इस समय 4 से 5 जनरेशंस के ओमनी रोल फाइटर जेट्स हैं और ऐसे में उन्हें किसी एक रोल में बांध देना उनका अंडर यूटिलाइजेशन होगा। यूपी स्थित मेरठ में पुलिस ने याकूब कुरैशी की एक बड़ी घोषणा कर दी है। पूर्व मंत्री और बीएसपी नेता याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों पर इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने बीएसपी नेता और उनके बेटों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। पुलिस की यह कार्रवाई याकूब के महल और मीट प्लांट के कुर्क के बाद की गई है। मेरठ पुलिस ने गुरुवार को याकूब कुरैशी के मीट प्लांट को कुर्क किया था, जिसकी जानकारी मेरठ एएसपी चंद्रकांत मीणा ने दी थी, जिसमें पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनके दोनों बेटों समेत 17 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। अब पुलिस ने आरोपी बनाए गए याकूब कुरैशी के बेटे इमरान कुरैशी और बेटे फिरोज पर 25-25 हजार रुपए का इनाम की घोषणा की है। पुलिस द्वारा कुर्क किए गए मीट प्लांट की कुल संपत्ति करीब 123 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि दबिशों के बाद भी पुलिस इस केस में अब तक खाली हाथ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुर्क की कार्रवाई के बाद चंद्रकांत मीणा ने बताया कि याकूब कुरैशी के मीट प्लांट को कुर्क किया गया है और ये प्लांट 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में बना हुआ है। इसमें जो मशीन है उसकी कीमत 100 करोड़ से ज्यादा है और इस मामले में 17 लोग नामजद हैं और याकूब कुरैशी फरार है। उसके सभी ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वही मेरठ पुलिस ट्वीट कर लिखा, अवैध कारोबार किए जाने के अपराधों में संलिप्त कुख्यात अपराधियों की लगभग 125 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क हुई है। बता दें कि हापुड़ रोड स्थित इस मीट फैक्ट्री पर 31 मार्च को छापा पड़ा था। तब पुलिस ने मीट की अवैध पैकेटिंग कर रहे 10 कर्मचारियों को रंगे हाथ पकड़ा था। और प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप सहित सभी आरोपियों पर एक और धारा लगाई गई है। अब इन सभी आरोपियों के खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
सभी आरोपियों पर से पहले से 29 धाराएं लगाई जा चुकी हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद एक्सप्लोसिव एक्ट संबंधी धारा जोड़ी है। दरअसल जांच में हिंसा के दौरान पुलिस व राहगीरों पर बम फेंके जाने के भी सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि इसके साथ ही अब जावेद पंप सहित सभी आरोपियों के खिलाफ कुल 30 धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर मुख्य आरोपी जावेद पंप ने लिखा, अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की है, इस पर आज सुनवाई की संभावना है। बता दें कि हिंसा में गिरफ्तारी किसी भी आरोपी को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है। अब इस मामले में सेशन कोर्ट से 20 से अधिक आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। जावेद पंप की गिरफ्तारी के बाद उसके मकान को अवैध बताते हुए स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया था। तो वहीं उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि वह मकान जावेद का नहीं बल्कि उसके नाम था और वह उसे पिता के तोहफे में दिया था। उसने यह भी आरोप लगाया कि बिना कोई नोटिस के मकान को ढहाया गया है। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। बीजेपी आज संसदीय बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर अंतिम फैसला ले सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में पीएम मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नाम पर मोहर लग जाएगी और एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के लिए कौन उम्मीदवार होगा, इसको लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि देश के राष्ट्रपति के लिए आदिवासी महिला पर दांव लगाने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी अल्पसंख्यक चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है और बीजेपी के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है। ऐसे में बीजेपी की यह कोशिश हो सकती है कि पार्टी उपराष्ट्रपति के लिए किसी अल्पसंख्यक चेहरे को सामने लाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को बीजेपी उपराष्ट्रपति के लिए मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय से केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भी काफी चर्चा हो रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और सिख चेहरा कैप्टन अमरिंदर पर बीजेपी दांव लगा सकती है। तो वहीं नजमा हेपतुल्ला की भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम की भी चर्चा है। देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं और इनका कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। अगले पद के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू है। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। जरूरत पड़ने पर 6 अगस्त को चुनाव होगा। यानी अगर एक से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में सामने आते हैं तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को चुनाव होगा। इसी दिन मतगणना भी है। तिस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी के दावे के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि अहमद पटेल पर लगाए गए मनगढ़ंत और शरारतपूर्ण आरोपों का पार्टी स्पष्ट रूप से खंडन करती है और यह प्रधानमंत्री की उस सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे 2002 में हुए गुजरात दंगों के पापों से मुक्त होना चाहते हैं, जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुआ था। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि गुजरात में नरसंहार को रोकने में उनकी अनिच्छा और अक्षमता के कारण ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उन्हें राजधर्म याद दिलाने के लिए बाध्य होना पड़ा था। प्रधानमंत्री का राजनीतिक प्रतिशोध तंत्र स्पष्ट रूप से उन राजनीतिक विरोधियों को भी नहीं बख्शा रहा जो अब इस दुनिया में भी नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि एसआईटी अपने राजनीतिक आका की धुन पर नाच रही है और उनके इशारे पर यह उठक बैठक करती रहेगी। हम जानते हैं कि कैसे एक पूर्व एसआईटी प्रमुख को मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने के एवज में एक राजनयिक उत्तरदायित्व के साथ पुरस्कृत किया गया था। कोर्ट में चल रहे मामलों में प्रेस के माध्यम से कठपुतली एजेंसियों द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों को तथाकथित रूप से निष्कर्षों के रूप में प्रसारित और प्रचारित करना मोदी शाह की जोड़ी का जाना माना तरीका रहा है। ऐसे दिवंगत व्यक्ति को कलंकित किया जा रहा है जो अपने ऊपर लगाए गए ऐसे बेशर्मी भरे झूठे आरोपों का खंडन करने के लिए अब दुनिया में नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब भी गुजरात का चुनाव आता है तो बीजेपी नई थ्योरी लाती है। बीते विधानसभा चुनाव में एक डिनर की चर्चा उछाली गई और कहा गया कि इस डिनर में मोदी के खिलाफ साजिश रची गई, जिसमें पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कुमार, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शामिल थे। यहां तक कहा गया था कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। चुनाव के बाद संसद में पीएम मोदी को मनमोहन सिंह से माफी मांगनी पड़ी थी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चुनाव से पहले किसी न किसी मुस्लिम नेता का नाम उछालना इनका पुराना तरीका है। अगर आपकी तरह के हथकंडे कांग्रेस ने अपनाए होते तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह पाते। काम पर वोट मांग नहीं सकते, इसलिए असलियत को ढकने के लिए साजिश की थ्योरी लेकर आते हैं। और हम यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। श्रीलंका संसद में पढ़ा गया गोटबाया का इस्तीफा। 19 जुलाई को होगा राष्ट्रपति उम्मीदवार का नामांकन।
अमरनाथ यात्रा में अब तक 49 लोगों की मौत। पिछले 3 दिनों में 6 तीर्थयात्रियों और एक ट्रैक्टर चालक की गंवाई जान। अशोक गहलोत बोले, कन्हैया हत्याकांड में बीजेपी नेता ने थाने में किया फोन, एजेंसी करे जांच। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब से आए शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, गैरकानूनी ढंग से हटाने का दिखाया गुस्सा। सीएम नीतीश पर हमलावर हुई पुष्पम प्रिया, बोली सरकार के 20 महीने पूरे, बाकी भी जल्दी गुजर जाएगा। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोलापुर जिले के परितीवाड़ी जिला परिषद जेडपी स्कूल ने के वैश्विक पुरस्कार विजेता शिक्षक रजीत सिंह दिसाले फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल उनके खिलाफ जांच की रिपोर्ट के साथ निष्कर्ष निकाला गया है कि वह उचित स्पष्टीकरण के बिना 34 महीने के लिए अपने प्रतिनियुक्त और मूल पद से अनुपस्थित थे। सोलापुर जिला परिषद द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र जिला परिषद स्कूल के शिक्षक ने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है कि दिसाले को अमेरिका में फुलब्राइट छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपने अवकाश आवेदन के बाद पूछताछ का सामना करना पड़ा, जिसे उन्होंने जनवरी में जीता था। 6 महीने की छात्रवृत्ति के लिए छुट्टी के लिए आवेदन करने के बाद समिति का गठन किया गया था। जिला परिषद के अनुसार उनके अवकाश आवेदनों में उनकी ड्यूटी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नहीं थे, जिसके कारण पूछताछ की गई। 6 पन्नों की रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि 13 नवंबर 2017 से 5 अक्टूबर 2020 तक दिसाले जिला परिषद स्कूल यहां तक कि अन्य कार्यालयों में शिक्षक के पद पर मौजूद नहीं थे, जिसमें वे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIET, सोलापुर विज्ञान केंद्र और सोलापुर के सिंहगढ़ संस्थान में वे प्रतिनियुक्ति पद पर थे। समिति की रिपोर्ट में यह पता चलता है कि दिसाले को प्रतिनियुक्ति पदों पर जाने के लिए स्कूल की नौकरी से मुक्त कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने हेडमास्टर का प्रभार नहीं छोड़ा और वित्तीय निर्णय लेना जारी रखा। अंतिम निर्णय के लिए रिपोर्ट सोलापुर जिला परिषद CEO दिलीप स्वामी को सौंपी गई है। दिसाले ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा, मैंने अपना स्पष्टीकरण जमा कर दिया है, मुझे अभी तक किसी रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई है। बकौल द इंडियन एक्सप्रेस, दिसाले का पिछले कुछ समय से सोलापुर जिला परिषद प्रशासन के साथ टकराव चल रहा है। इसने छात्रवृत्ति पर जाने के लिए उनकी छुट्टी के आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि इस महीने की शुरुआत में उनके इस्तीफे ने इस विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है, क्योंकि जिला परिषद प्रशासन के पास अब इस पर कार्रवाई करने के लिए 1 महीने का समय है। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद अपने भड़काऊ और विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं और इस बार यति नरसिंहानंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर टिप्पणी की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई है और वीडियो के आधार पर मंसूरी थाने को पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महंत यति नरसिंहानंद डासना के देवी मंदिर के महंत के साथ साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। इस वीडियो में महंत ने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के लिए बेहद ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। टिप्पणी के जरिए महात्मा गांधी को हिंदू विरोधी साबित करने का पुरजोर कोशिश की। वीडियो में यति नरसिंहानंद कह रहे हैं, महात्मा गांधी के कारण ही संत और महात्मा आज जेल जाने के लिए मजबूर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो में ये तक कह दिया कि महात्मा गांधी अंग्रेजों का दलाल था। साथ ही उनको लेकर महिलाओं के लिए बेहद ही अभद्र टिप्पणी की है। गाजियाबाद के SP देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि वीडियो के वायरल होने की जानकारी मिलते ही वीडियो की जांच कराई गई, जिससे साफ हो गया कि वीडियो यति महंत नरसिंहानंद का ही है। वीडियो को संज्ञान लेने के बाद केस दर्ज किया गया है। इस केस की तहरीर यूपी पुलिस में तैनात दरोगा राम सेवक ने दी है। यह विवादित वीडियो 13 जुलाई की रात को
ट्वीट किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस केस में झूठ बोलकर दो समुदाय के बीच नफरत फैलाने की धारा लगाई है। एसपी देहात ईरज राजा का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहले मामला नहीं है जब यति नरसिंहानंद पर विवादित बयान के चलते मुकदमा दर्ज किया गया है। यति नरसिंहानंद पर गाजियाबाद के अलावा दिल्ली और उत्तराखंड में 18 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें बलवा, धार्मिक भावनाओं को भड़काने, विवादित बयान देने, आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य 18 मामले दर्ज हैं। मुकदमे महाराष्ट्र, गाजियाबाद, हरिद्वार, दिल्ली के थानों में दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये सभी मामले लगभग विचाराधीन हैं। इस नए मुकदमे के बाद यहां गाजियाबाद पुलिस जल्द कार्रवाई करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरे और यति नरसिंहानंद अपने बयान पर कायम हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए आज मौसम के लिहाज से अच्छा दिन है। मौसम विभाग के मुताबिक गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, हापुड़ और हाथरस सहित कई इलाकों में मध्यम के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसमें धान की खेती करने वाले किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उससे सटे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से बारिश होगी। IMD के मुताबिक इन स्थानों में अलग 2 घंटों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने यूपी के जिन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, उनमें लोनी देहात, हिडन एयरफोर्स स्टेशन, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पिलखुआ, हापुड़, गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकरपुर, खुर्जा, पहासू, गवाना, जातरी, खैर, अलीगढ़, इगलस, सिकंदर राव, राया, हाथरस, जलेसर, सादाबाद और उसके आसपास के इलाके शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि यूपी के कई जिले धान की खेती के लिए इस सीजन में सूखे जैसे हालात का सामना कर रहे हैं और ऐसे में आज की यह बारिश उन्हें थोड़ी राहत दे सकती है। मौसम विभाग ने हरियाणा के फरीदाबाद, वल्लभगढ़, मेहम, सोनीपत, रोहतक, खारखोड़ा, भिवानी, चरखी दादरी, मट्टनहेल, छज्जर, फारूकनगर, पलवल, औरंगाबाद, होडल में जोरदार बारिश का अनुमान जताया है। IMD का कहना है कि इन स्थानों के अलावा इनके आसपास के इलाकों में भी अगले 2 घंटों में भारी बारिश होगी। जमाई राजा और तुझसे है राब्ता जैसे सीरियल्स में काम कर चुकी एक्ट्रेस राजेश्वरी दत्ता आखिरकार अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड व अभिनेता रोहित मेहता से शादी करने जा रही हैं। इत्तेफाक फेम अभिनेता रोहित और राजेश्वरी साल 2020 से अपने शादी का इंतजार कर रहे हैं। दोनों उस वक्त एक दूसरे के हो जाते, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से उनकी शादी पोस्टपोन हो गई थी। अब फाइनली दोनों 18 जुलाई 2022 को शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं। राजेश्वरी दत्ता ने टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में अपनी शादी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, हमारे पेरेंट्स मार्च 2020 में मिलने वाले थे ताकि उसी साल शादी की तारीख तय की जा सके। दुर्भाग्य से कोरोना महामारी ने दस्तक दी और सब कुछ पोस्टपोन हो गया। आखिरकार हम 18 जुलाई को शादी कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि रोहित के माता पिता चाहते थे कि कपल की शादी शिमला में हो, लेकिन वर्क कमिटमेंट की वजह से ज्यादा छुट्टियां नहीं ले सकते, इसलिए वह मुंबई में ही शादी करेंगे। शादी के बाद हर कपल की तरह राजेश्वरी और रोहित का भी हनीमून वेकेशन का प्लान है। राजेश्वरी का कहना है कि उन्हें पहाड़ और प्रकृति से प्यार है, इसलिए वो दोनों हिमाचल प्रदेश जाएंगे। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि रोहित के साथ अपने बकेट लिस्ट को पूरा करने के लिए वह एक्साइटेड है। राजेश्वरी और रोहित पिछले 12 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी पहली मुलाकात एक प्रिंट शूट के दौरान हुई थी। राजेश्वरी ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले रोहित को प्रपोज किया था। एक्ट्रेस ने कहा, एक फोटोग्राफर ने हमें एक प्रिंट शूट के लिए कपल के रूप में कास्ट किया था। इसके बाद हम दोस्त बन गए। हम शूट के बाद भी एक दूसरे के टच में रहे। कुछ महीनों बाद मुझे प्यार का एहसास हुआ और मैंने रोहित को प्रपोज कर दिया। किस्मत की बात थी कि उन्होंने प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में जापान की साइना कावाकामी को एक तरफा अंदाज में शिकस्त दी है। सिंधु को यह मुकाबला जीतने में महज 32 मिनट लगे और तीसरी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु के सामने वर्ल्ड नंबर 38 साइना कावाकामी जरा भी चुनौती पेश नहीं कर पाई। सिंधु ने पहला गेम 21-15 से जीता और फिर दूसरा गेम 21-7 के अंतर में जीतकर फाइनल में एंट्री ली। साइना कावाकामी को सेकेंड राउंड में पहली वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की ताइजू यिंग से वॉकओवर मिला था, तो वहीं पीवी सिंधु ने चीन की हांग यूई को हराकर सेमीफाइनल में एंट्री ली थी। सिंधु को सेकंड राउंड के इस मुकाबले को जीतने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सिंधु ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसी साल सैयद मोदी इंटरनेशनल और स्विस ओपन का टाइटल भी अपने नाम किया। अब यह 27 वर्षीय खिलाड़ी सिंगापुर ओपन का सुपर 500 टाइटल जीतने से भी महज 1 कदम दूर है। सिंगापुर ओपन के फाइनल में पीवी सिंधु का सामना दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में जापान की आया अहोरी और चीन की वांग जही का एक दूसरे के सामने है।
और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की आप तमाम अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।